हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2026 के तहत जो सीईटी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है, उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है। अब गाइज, आप यहाँ पर 5 जुलाई 2026 तक रात्रि 11:59 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पहले यहाँ पर इस भर्ती की लास्ट डेट 3 जुलाई 2026 थी, जिसको बढ़ाकर अब 5 जुलाई 2026 कर दी गई है। अब आप 5 जुलाई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर अंतिम समय में कैसे अब आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उन सभी कैंडिडेट के लिए सुनहरा अवसर है जो किसी कारणवश यहाँ पर अपने फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे 3 जुलाई 2026 तक। अब उनके लिए नया चांस है। वे सभी कैंडिडेट यहाँ पर अब 5 जुलाई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2026 के तहत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी ग्रुप डी 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। इस भर्ती में या फिर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 जुलाई 2026 थी, जिसको बढ़ाकर अब 5 जुलाई 2026 कर दिया गया है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है। यहाँ पर अंतिम मौका है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। फीस पेमेंट की डेट को भी बढ़ाकर 8 जुलाई 2026 कर दिया गया है और फॉर्म में करेक्शन की डेट अब 9 से 11 जुलाई 2026 कर दी गई है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जिनके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के तौर पर था 10वीं क्लास में, वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 42 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल या फिर अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, जो हरियाणा से अलग स्टेट कैंडिडेट है, उनको 500 रुपये फीस देनी होगी। हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है। और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो जनरल EWS हरियाणा फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है। हरियाणा रिजर्व कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 250 रुपये फीस है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट अपना आधार कार्ड नहीं प्रोवाइड कराएंगे फॉर्म अप्लाई करते हुए, फिर यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड चार्ज देना होगा। 1000 रुपये यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्ज उनके लिए लगेगा। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। और जिन कैंडिडेट ने सीईटी ग्रुप सी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 के लिए अप्लाई कर रखा है, उन्हें फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिलेक्शन आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, रिटन एग्जाम, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर डेट एक्सटेंडेड नोटिस PDF लिंक पर क्लिक करते हुए इसकी जो डेट एक्सटेंड हुई है वो यहाँ पर चेकआउट कर लेनी है। यहाँ पर अब आप हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के इस एग्जाम के लिए 5 जुलाई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक भी दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऑफिशियल PDF ओपन हो जाएगी हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की। यहाँ से आप सभी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। क्या एग्जाम का नाम है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या यहाँ पर आपका सिलेबस रहेगा, सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने हरियाणा सीईटी ग्रुप सी 1/2025 के लिए भी अप्लाई कर रखा है, तो आप बिना फीस जमा कराए हुए यहाँ पर लॉगिन करके इस एग्जाम या टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूजर ऑफ ग्रुप सी 1/2025 क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर ग्रुप डी 5/2026 के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर आपने यहाँ पर HSSC CET ग्रुप डी के लिए पहले से
से अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूजर फॉर ग्रुप डी 5/2026 के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का यही इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर ग्रुप डी के इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आपने सीईटी ग्रुप सी के लिए भी अप्लाई नहीं किया है तो फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रुप डी 5/2026 के स्टेप पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे ही आप स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। यहाँ पर आपको बता दिया गया है फॉर्म आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने से पहले होनी चाहिए, जैसे कि एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। फॉर्म अप्लाई करते हुए यहाँ पर आपके पास आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, फोटो सिग्नेचर होने चाहिए, इनकी यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर्म अप्लाई करते हुए। आपको सभी ये जनरल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड आउट कर लेने हैं। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आने के बाद इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको यहां पर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहां पर आपको अपना 10 डिजिट का एक वैलिड मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है। उसके बाद आपको गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर यहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, उसके बाद उसे एक बार फिर से री एंटर करेंगे और फिर आप गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी भी आपको वेरीफाई कर लेनी है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट का मीन्स यहाँ पर आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको री एंटर योर पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस आपको रजिस्टर एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। गाइड यहाँ पर अब आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो भी आपके सपोर्टेड या फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, वो जेपीजी, जेपीईजी, पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका साइज 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल में सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर सीटी 1/2022 या फिर 2023 के लिए भी पार्टिसिपेट किया था। अगर किया था तो आप येस करेंगे और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और अगर नहीं किया था तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार है। अगर है तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेंगे और फिर गाइस यहाँ पर आप अपना आधार अपलोड कर देंगे। आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और अपना आधार फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ से यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 KB से 200 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए। और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कि इनमें आपके पास परिवार पहचान पत्र है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर ID या फिर पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर राशन कार्ड, इनमें से जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दे, जैसे कि उसका नंबर आपको देना होगा और फिर आपको अपना वो यहाँ पर ID अपलोड कर देना होगा चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, फाइल को सिलेक्ट करते हुए। और गाइस अगर आपके पास आधार नहीं होगा फिर तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये यहाँ पर स्टैंडर्ड फीस के रूप में देने होंगे।
तो बेटर रहेगा कि आपके पास आधार नंबर हो। आप यहाँ पर येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपनी आधार की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं और आपने सीईटी ग्रुप सी 2025 के लिए भी अप्लाई किया था और आप सीईटी ग्रुप डी के 2026 के लिए भी अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे। तो फिर यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, एक फॉर्म दिया गया है, आपको इसे फिल करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पेज नंबर 23 पर आपको ये फॉर्म दिया गया है। एनेक्जर 9 में आप इसे फिल करके यहाँ पर इसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड करेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ से भी डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो और फिर इसे फिल करके इसकी सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। उसके लिए आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपनी यहाँ पर अगर आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो उसका ये फॉर्म आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और अगर आप जुड़वा भाई बहन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। 2 पैलेस के नाम आपको देने हैं, नहीं है तो आप नो मार्क एंटर कर देंगे। इस तरह से अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है आप रूरल एरिया से है या फिर अर्बन एरिया से। फिर आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या फिर विलेज का नाम एंटर करना है, अपना तहसील यहाँ पर आपको एंटर करना है, पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, विलेज या सिटी का नाम देना है, अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर सेम ऐसे ही एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस गाइस यहाँ पर आप इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके ऊपर दिए गए कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है या फिर बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होगा, किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी, किस अथॉरिटी ने आपको इशू कराया है, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार या फिर कानूनगो या फिर सिटी मजिस्ट्रेट, उस अथॉरिटी की डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल या फिर बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना डोमिसाइल या फिर बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये आपका यहाँ पर जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 KB से 200 KB के बीच में यहाँ पर आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर प्रेजेंट में कार्यरत हैं, एड होक या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस या फिर वर्क चार्ज या फिर डेली वेजेस पर। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी वर्क की डिटेल देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको इश्यूइंग अथॉरिटी देनी है। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम देना है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत है, किस डेट से किस डेट तक आप कार्यरत थे वो डेट आप देंगे। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका इन डेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। फिर आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। और अगर आप प्रेजेंट में कार्यरत नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप ई एक सर्विसमैन हैं या फिर आपकी फैमिली का कोई मेंबर ई एक सर्विसमैन है। अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ऑलरेडी अवेल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं ई एक सर्विसमैन या फैमिली मेंबर ऑफ ई एक सर्विसमैन के। अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, फिर इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और फिर अब सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप किस कैटेगरी के अंतर्गत सर्विसमैन थे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर आप देंगे। और अगर आप यहाँ पर ये बेनिफिट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अपॉइंटमेंट की डेट आप सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को आपने जॉब छोड़ी है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। जॉब छोड़ने का कारण यहाँ पर आप देंगे, अपना सर्टिफिकेट देंगे या फिर डिस्चार्ज बुक नंबर यहाँ पर आप देंगे, किसने आपको ये सर्टिफिकेट इशू कराया है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आप देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये डिटेल देनी होगी अगर आप ई एक सर्विसमैन है या आपके कोई फैमिली का मेंबर ई एक सर्विसमैन है। और अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर देना होगा फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट का। यहाँ पर आपको कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी, किस अथॉरिटी ने आपको इशू कराया है उसका नाम देना होगा और फिर अपना फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर का। इस तरह से आपको डिटेल देनी होगी। और अगर आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे
उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देंगे, जैसे कि डिसेबिलिटी का टाइप आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उसकी परसेंटेज एंटर करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, किस डेट को वो इशू हुआ है वो बताना होगा, आपको यहाँ पर स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं, एग्जाम में इसकी डिटेल आपको देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी है अगर आप PWD कैटेगरी कैंडिडेट हैं, और अगर नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, अपने सर्टिफिकेट का नंबर देंगे, किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आप देंगे, यहाँ पर अथॉरिटी का नाम देंगे जिसने आपको इशू कराया है, यहाँ पर उसके बाद आपको बताना होगा किस ग्रेड के आप खिलाड़ी हैं, फिर आपको अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना होगा चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, फाइल को सिलेक्ट करते हुए। और अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस यहाँ पर फिल तो नहीं है, अगर है तो आप बताएं आपके खिलाफ कंप्लेंट फिल हुई है या फिर FIR, अगर इनमें से कोई भी है तो आप उनकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस, यहाँ पर हरियाणा CET ग्रुप D के टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के तौर पर होना अनिवार्य है। और अगर आप 10वीं क्लास इसी साल कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप यहाँ पर इनमें से क्या चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप 10वीं क्लास कंप्लीट कर चुके हो तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस रेडियो बटन पर और आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देंगे। और अगर आप इसी साल कर रहे हैं तो आप इस सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने उसे कंप्लीट कर ली है, तो आप यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हैं और आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर है तो यहाँ पर आप फोर्थ रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। मान लीजिए आपने 10वीं क्लास कंप्लीट की है और आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के तौर पर है तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से यहाँ पर आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, किस स्ट्रीम में आपके पास पास आउट की है, आपके पास हिंदी थी या फिर संस्कृत 10वीं में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज एंटर कर देनी है, कितने % मार्क्स आपने 10वीं में ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। गाइस, यहाँ पर आपके जो भी ये डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो यहाँ पर आपको एक PDF फॉर्मेट फाइल में अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको एक PDF फाइल क्रिएट करनी है और अपने सभी डॉक्यूमेंट आपको एक ही सिंगल PDF में यहाँ पर रेडी करके उसे आपको अपलोड करना है। इसका साइज यहाँ पर 5 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट या फिर रिजल्ट अपलोड कर देना है या फिर सर्टिफिकेट। और उसके बाद अगर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, हायर एजुकेशन जैसे कि 12वीं ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप क्लिक है टू एंटर एनी अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर ये एक और कॉलम शो हो जाएगा और इसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और क्वालिफिकेशन है तो आप ऐड अनदर अदर सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसा ही एक और सेक्शन यहाँ पर शो होगा और उसमें आप अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर जब आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल फिल करेंगे या फिर कोई अन्य डिटेल फिल करेंगे तो उसमें यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें री एंटर करनी होंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नाम अपनी 10वीं मार्कशीट के अकॉर्डिंग री एंटर करना होगा। आप अपना नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल इस तरह से फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर 20 KB से 200 KB के बीच में होने चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपके फोटो और सिग्नेचर होने चाहिए। गाइड, यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर का साइज कम या ज़्यादा है तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर ले और वहाँ पे आप जिस भी फाइल का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उस फाइल को अपलोड करें, उसका साइज सेट करें और वहाँ से उसे डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 by 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर
एनेक्जर 8 डाउनलोड करके उसे अपलोड करना है। यहाँ पर आप डाउनलोड एनेक्जर 8 के इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और फिर इसकी एक सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, अपने फादर का नाम, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिंपली कि क्या यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम तो इस टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आपने सभी डिटेल्स केयरफुली रीड कर ली है, आप खुद से यहाँ पर इसके रेस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है तो ये डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी है और यहाँ पर फिर आपको इसे अपलोड करना है, इसकी सॉफ्ट कॉपी को। यहाँ पर भी आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपना एनेक्जर 8 यहाँ पर आप फिल करके उसे अपलोड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप क्लिक हियर टू एडिट योर CET-D 2026 एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फोटो वेरीफाई करना है, अपने सिग्नेचर आपको वेरीफाई कर लेने हैं और बाकी के डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका आधार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट, ये भी आपको आई हैव वेरीफाइड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए वेरीफाइड कर लेने हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना ये फॉर्म खुद से भरा है, स्वयं भरा है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये फॉर्म अपना खुद भरना है तो यहाँ पर आप येस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और फिर गाइज आप सबमिट योर CET-D 2026 एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपना आधार वेरीफाई करना है, वेरीफाई आधार के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, और अगर परिवार पहचान पत्र आपके पास है तो आप वेरीफाई PPP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना परिवार पहचान पत्र वेरीफाई कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर आपको 1000 रुपये स्टैंडर्ड फीस के तौर पर यहाँ पर आपको जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास आधार है तो आप उसे वेरीफाई कर ले। आप वेरीफाई आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है एक OTP आएगा, उसे यहाँ पर आपको एंटर करते हुए अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपना आधार वेरीफाई कर लेंगे अगर आपके पास आधार है। और अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र है तो आप इसे भी सेम ऐसे ही यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। और गाइज अगर आपके पास आधार या ये परिवार पहचान पत्र नहीं है तो बस आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। फिर आपको यहाँ पर 1000 रुपये स्टैंडर्ड फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू टू पे के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है ऑनलाइन मोड में। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर हरियाणा से अलग स्टेट से हैं तो फिर आपको 500 रुपये जमा कराने होंगे फीस के रूप में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। और अगर आप हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, तो आपको 250 रुपये जमा कराने हैं। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो फीमेल जनरल या फिर EWS हरियाणा कैंडिडेट के लिए भी 250 रुपये फीस है। हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए भी 250 रुपये फीस है। यहाँ पर अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र या फिर आधार नहीं है तो फिर आपको 1000 रुपये स्टैंडर्ड फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। ये फीस का अमाउंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको आपके अकॉर्डिंग आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये फीस पेमेंट करना है, उसके लिए गाइड अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइड यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर NEFT, RTGS या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप हरियाणा CET ग्रुप D के इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।